खोज रहे हो कहाँ हूँ। हाँ, लो आ गया आपके सामने आपका ओन गौतम सर फ्रॉम जैन ट्यूटोरियल्स विद अ न्यू टॉपिक अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। बहुत कॉमनली आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में इसको देखा होगा दैट गैप्स, राइट ना, generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles के नाम से गैप शॉर्ट में बोलते हैं GAAP। क्या होता है कि हम लोग जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं। कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स अलग नाम से बोला जाता है, जो सदियों से अकाउंटेंट्स ने जनरली एक्सेप्ट कर रखा है। वर्ल्ड ओवर अकाउंटेंट्स एक्सेप्ट कर रखा है कि अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके करना है, एंड दे आर कॉल्ड गैप्स। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स के बारे में फटाफट पढ़ेंगे। आई अंडरस्टैंड द टॉपिक इज अ बिट बोरिंग बट विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी वाइज एग्जाम में स्कोरिंग के हिसाब से। आप चाहे क्लास 11 में हैं, आप चाहे ग्रेजुएशन में हैं, आप चाहे सीए में हैं, आप चाहे सीएमए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ने वाला है और आपका साथ देने के लिए मैं हूं यहां पे आपके लिए। तो हियर वी गो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसी को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि आपने अपने थ्योरी पेपर्स में, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, वॉटर पेपर में भी देखा होगा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। अकाउंट्स में इसका क्या रेलेवेंस है कि अकाउंट्स में हम लोग जब एंट्रीज पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। इसके इंप्लीकेशन क्या मालूम है? आपने ऑलरेडी डिस्कस की। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल को एज अ लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग उसको लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। कैपिटल को लायबिलिटी माना जा रहा है, क्यों? कि कैपिटल का जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट बिजनेसमैन को रीपे करेगा। बिजनेस ओज इट टू द बिजनेसमैन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसीलिए बिजनेसमैन जब बिजनेस से कुछ पैसा विथड्रॉ करता है उसको हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, और ड्राइंग्स याद होगा अल्टीमेटली कैपिटल से लेस हो जाता है। ड्राइंग्स इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फटाफट पढ़ लेते क्या लिखा है। एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट इन आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड in the business books of accounts and owner's transaction in his personal books of accounts। ओनर का ट्रांजैक्शन और पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसीलिए जब आप अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, पर्सनल फर्नीचर सेल करते हैं, उसके एंट्री बिजनेस के बुक्स में पास नहीं होता है। याद होगा जल के चैप्टर में किया हुआ, जल का वीडियोस देखा तो होगा ही आपने, उसमें कराए थे ना कि पर्सनल जब इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है उसका एंट्री बिजनेस के बुक्स में नहीं होता। हाँ, वो पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है तो कैश टू कैपिटल। इसे लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर्स ट्रांजैक्शन इज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विद अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट एंटिटीज। Entity concept means the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner, already explained, and hence the capital invested by the owner is treated as a liability. Since the owner invested capital, he has a claim on the profits of the enterprise, and hence profit earned by the enterprise is also treated as a liability and shown the liability side of the balance sheet. Very important thing. Profit, MCQs इस चैप्टर्स मैंने कहा ना, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs भी आता है। प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। अच्छे लोग होते हैं सर प्रॉफिट तो एसेट होगा ना, नहीं, आप याद कीजिए फाइनल अकाउंट्स करते नहीं, आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो में भी बताए थे, अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, कैपिटल बढ़ जाएगा। क्यों? कि प्रॉफिट बिजनेस ओ करता है बिजनेसमैन को, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेसमैन को बिलोंग करता है, तो बिजनेस के लिए दैट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट थ्योरी दिया हूँ, लर्न करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बोल चुका हूँ आपको, सो डोंट मिस इट। सुना तो होगा ही, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स क्या बोलता है कि अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस या उन इवेंट्स को ही ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उसी को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हाउएवर कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या मतलब है सर? कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, आग लग गया बिजनेस में, मान लो 20 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, आप उसके एंट्री पास करते हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। उसी बिजनेस, उसी आग में खुदा न खास्ता बिजनेस का मैनेजर भी डिस्ट्रॉय हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसी आग में कोई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, वो जल के राख हो गया, क्या उसका हम एंट्री पास कर सकते हैं? क्या लॉस बाय डेथ अकाउंट डेबिट टू मैनेजर अकाउंट? नहीं कर सकते ना। क्यों? बिकॉज इंसान की लाइफ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, हमको धोखा देके हमारे किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ जाके ज्वाइन कर लिया, उसको थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लॉस बाय डिसऑनेस्टी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई अकाउंट, क्यों? बिकॉज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स इट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? This concept requires that only those transactions which are capable of being measured in terms of money are to be recorded in the books of accounts. In other words, an event which cannot be translated into monetary terms cannot be called a transaction and therefore cannot be recorded. Due to the application of this principle, the events of a non-monetary nature, however important, cannot be recorded in the books of accounts. For example, a loyal and stable workforce which leads to increased production and higher profits cannot be recorded as an asset in the balance sheet. Likewise, the profit and loss account for the period cannot disclose the sudden demise of a very efficient manager of the business. So याद रहेगा, पापड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नेक्स्ट हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी क्या बोलता है कि जो मेटेरियल चीजें, मेटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, या हिंदी में बात करें तो जो मायने रखता है, उन चीजों को तो रिकॉर्ड करना है। पर जो मायने नहीं रखता, छोटा मोटा, ट्रिवियल मैटर्स, इमैटेरियल मैटर्स, उनको इग्नोर कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लगे जो मायने नहीं रखता है, तो अकाउंट्स विल बिकम इररिलेवेंट, अकाउंट्स विल लूज देयर रेलेवेंस, क्लमसी हो जाएगा। ओवर इंफॉर्मेशन भी गलत है। क्या मतलब है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ मेटेरियलिटी का? जैसे सिर्फ एग्जांपल, आप एक बिजनेस चला रहे हैं एंड आपके बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ स्टेशनरी बचा हुआ रह गया, राइट। आपके पास, आपने पेंसिल्स खरीदी थी साल भर में, आपके ऑफिस के 10 पेंसिल, उसमें से एक पेंसिल इस साइज की रह गई, साल के एंड में एक पेंसिल इस साइज की रह गई है, एक पेंसिल इस साइज की रह गई है। साल के एंड में क्या बैठ के आप इसका वैल्यूएशन करेंगे कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एक पेंसिल की वैल्यू इसका 1 रुपया, इसका 50 पैसा, इसका 1.5 रुपया, हमको बैलेंस शीट में स्टेशनरी का स्टॉक दिखाना है, बचा हुआ स्टेशनरी? नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? जब पेंसिल खरीदे थे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड वो पीएल के डेबिट में आ गया, खत्म। अब उसमें से जो पेंसिल बचा हुआ रह गया, उसको आप अपने बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, मतलब नहीं है। अब इसको मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, मेरे जैन ट्यूटोरियल्स के बैलेंस शीट फर्क नहीं पड़ता। इमैटेरियल, हाँ ये अलग बात है, अगर 5 डब्बा पेंसिल का खरीद के रखा हुआ पड़ा है, अनयूज्ड पड़ा है, अभी तक यूज नहीं हुआ है, उसको हम दिखाएंगे एज अ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो सिग्निफिकेंट है। गॉट ए पॉइंट? इमैटेरियल चीजों को इग्नोर। अभी हमने अपने ऑफिस में काम के लिए, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस है, हमने ऐसे 10 कैलकुलेटर्स खरीदे थे। कैलकुलेटर का लाइफ 5 साल है, 5 साल चलेगा यार। एक कैलकुलेटर 200 या 500 रुपए का है। अब क्या उन कैलकुलेटर्स को मैं बैलेंस शीट के एसेट में दिखाऊं
फिर इसके ऊपर मैं एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैलकुलेटर, इनसिग्निफिकेंट है। जहां आपकी बैलेंस शीट में करोड़ों के एसेट्स है, वहां 2-3 हज़ार का कैलकुलेटर अब नहीं भी शो करके मायने नहीं रखता है। तो जब ये कैलकुलेटर परचेज करेंगे, हमारी एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश चलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्या काम आता है? अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कंपनी केस में कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, ये किस बेसिस पे बनाना है, किन बातों को फॉलो करके बनाना है, उस रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सारे कॉन्सेप्ट एग्जांपल वैसे ले रहे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त हमको इमटेरियल चीज़ों को इग्नोर करना है। तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्री भी उसी पे डिपेंड करेगा। जब मैंने कैलकुलेटर परचेज किया था, मैं उसको कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिक्स एसेट्स में नहीं दिखाऊंगा यार, क्योंकि वो दिखाना इमटेरियल है। रीड कर लेते हैं फटाफट। Materiality implies significance, substance, importance. In the accounting sense, an item is recorded only when it is considered to be useful or important to the user of a financial statement. For example, a brand new pencil is an asset to the business unit. Whenever the pencil is used, a part of the asset is consumed. Although the pencil is still in use at the year end, its original cost is so insignificant that it would be a waste of time to evaluate and include it in the closing stock. Instead, it is written off as revenue in the period it was purchased. Only round figures are generally shown in the financial statement in any organization. याद होगा, आप जर्नल करते हो, लेजर करते हो, उस टाइम क्या बोलते हैं? पैसे को इग्नोर करो। कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको पैसे में आता है 0.40, उसको इग्नोर करो। हाँ, 0.60 तो अपर फिगर ले लो। पैसे का अकाउंटिंग का मायने नहीं रखता है। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ किसी कंपनी का प्रॉफिट 5,60,540 रुपया 50 पैसा है, 30 मायने रखता है। वो 30 पैसा इग्नोर कर सकते हो, 40 पैसा इग्नोर कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं रखता है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मटेरियलिटी। ओनली राउंड figures to the nearest rupee are generally shown in the financial statements of any organization. Whether an item is material or not depends on personal judgment and common sense. यहाँ पे एक बात आ गई कि कई जगह कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। There cannot be any hard and fast rule for that. What is important is that omission of information from the financial statements should not impair a decision of a user of an accounting information. कोई चीज अगर हम omit कर रहे हैं, तो क्या उसको omit करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर के डिसीजन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सोच के करना होता है कैलकुलेशन। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। डॉक्ट्रिन ऑफ मटेरियलिटी। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाए? ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम लोग को प्रूडेंट, वाइज होकर सोचना है, कंजर्वेटिव होकर सोचना है। ये बोलता है एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन्स। एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन्स। कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है ना, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, बट कोई एक्सपेक्टेड गेन होने वाला है उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसीलिए आपको याद होगा एक वर्ड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। साल के एंड में मेरे डेटर्स 1 लाख के बचे हुए हैं। उस 1 लाख के डेटर्स के लिस्ट में मैंने देखा एक जन है मिस्टर एक्स, जिससे 3,000 रुपये मिलना बाकी है एंड वो नहीं देगा पैसा। एक्सपेक्टेड है कि वो पैसा नहीं देगा, डूबेगा मेरा। डूबा नहीं है अभी तक, वो इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है, बट लग रहा है नेक्स्ट ईयर डूब जाएगा। अभी बैड डेट हुआ नहीं है, तो लेकिन उसको हमको अभी से बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम प्रॉफिट को इसी साल कम कर देंगे, उसके लिए मैं एक प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं। क्यों? एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्लियर? इसी प्रिंसिपल के चलते एक और चीज है कि कोई एक्सपेक्टेड गेन जो होने वाला है ना, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। एक्सपेक्टेड कोई प्रॉफिट होने वाला है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने 50,000 में खरीदा था, उसके वैल्यू अभी 60,000 है। आज बाजार में बेचने जाऊं तो 60,000 मिले, बट मैंने बेचा नहीं है ना, मैंने बेचा नहीं, बेचूं तो 60,000 मिलेगा। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा गेन है, एक्सपेक्टेड गेन, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट को बुक्स में कितना में रखना है? 50,000 नहीं रखना है।
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्लोजिंग स्टॉक। जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स किया, अगर आपने नहीं किया तो फाइनल के चैप्टर में उसकी वीडियो में देखोगे आप। क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सपोज मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है जिसका कॉस्ट प्राइस अभी है 60,000 और उसका मार्केट प्राइस है 80,000। मेरा फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा ना, मैं 60 लिखना है, 80,000 नहीं लिखना है, क्योंकि 80,000 लिखने का मतलब है 20,000 का एक्सपेक्टेड गेन मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। क्रेडिट साइड में 60 की जगह मैं 80,000 लिख दूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 का ज्यादा आएगा, मतलब मैं एक्सपेक्टेड गेन को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वाइस वर्सा, अगर मेरा उस क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस 50,000 रुपया हो गया तो मुझे बुक्स में कौन सा रिकॉर्ड करना है? 50,000, विच एवर इज लोअर। ये फाइनल अकाउंट के चैप्टर में भी सिखाए हैं आपको, उस वीडियो में भी सिखाए हैं। क्या? क्लोजिंग स्टॉक शुड डिवाइड द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मार्केट प्राइस अगर 50,000 हो गया बट कॉस्ट प्राइस अगर 60,000 है तो मुझे बुक्स में इसको 50 को ही रिकॉर्ड करना है। क्यों? एक्सपेक्टेड लॉस है 10,000 का, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। That is the principle of conservatism. देखो क्या लिखा है? Accordingly, all anticipated profits should be ignored, but all anticipated losses should be accounted for. The convention requires that profits in anticipation should not be recorded, but losses in anticipation should immediately be recorded, even if there is a possibility of occurrence of such losses. It is because the application of this principle that closing stock is valued in the books of accounts at the cost price, market price, whichever is lower. Creation of provision for bad and doubtful debts or provision for discount on debtors is also an application of this principle. And इसीलिए आपको फाइनल क्लास में क्या बताया कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स फाइनल में क्रिएट करने बोलते हैं, हम लोग कर तो देते हैं, बट दैट इज अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब एग्जाम में क्वेश्चन में बोला आपको करना एज ए स्टूडेंट बात अलग है, बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के खिलाफ है। क्या चीज? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, उसको अपने पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है क्रेडिटर से नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट मिलेगा, उसको अभी से बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है तो एक्सपेक्टेड गेन है, एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्लियर? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारे बंगाली में बोलते हैं चोल छे चोल पे, चल रहा है चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है, हम जब बिजनेस का बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ये सोच के बनाते हैं कि बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। बैलेंस शीट लोग ये सोच के बना रहे हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। बैलेंस शीट बनाते हैं ये सोच के बना रहे हैं दैट बिजनेस को नियर फ्यूचर में बंद करने का कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या एप्लीकेशन? बिकॉज हर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन समझना है। हर प्रिंसिपल आपको एग्जांपल देके उसका एप्लीकेशन समझा रहा हूं, याद है ना? इसका एप्लीकेशन ये है ना, इस प्रिंसिपल के चलते फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में हम लोग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन शो करते हैं, नॉट एट द रियलाइजेबल वैल्यू। थोड़ा देर पहले अभी हम लोग जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल किए थे उसमें हमने आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहा था। क्लोजिंग स्टॉक फिक्स्ड एसेट नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। गोइंग कंसर्न का एप्लीकेशन ये है, सपोज मेरे पास मेरा कोई मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, जिसका कॉस्ट प्राइस लेस आज तक का डेप्रिसिएशन करने के बाद सपोज उसका वैल्यू आ रहा है 4 लाख, लेकिन उसको ना आज अगर मैं बेचने जाऊं तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू मान लो 2,80,000 की है। रियलाइजेबल वैल्यू कि अगर बेचने जाऊं तो शायद इससे बेसी नहीं मिलेगा। गोइंग कंसर्न ऐसे बोलता है कि बेटा बिजनेस को नियर फ्यूचर में बंद करने इरादा नहीं है ना, नहीं है तो उसको प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में कितना दिखाना है? 4 लाख ही दिखाना है, 280 से कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्लोजिंग स्टॉक तो क्या मुझे नियर फ्यूचर बेचना ही है, स्टॉक है, सामान है, कपड़े का व्यापार है, कपड़ा मेरा स्टॉक है, कल कोई कस्टमर का बेच दूंगा। बट प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, ये सब मेरा फिक्स एसेट है, ये सब मैं बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये तो बिजनेस, इनसे तो मैं बिजनेस करता हूँ। व्हाट अ पॉइंट, इनको मुझे मेंटेन करना मेरे बुक्स में एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है, दैट इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, नॉट एट द रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ, ये अलग बात है अगर मैंने इरादा बना ही लिया यार अब
बहुत हो गया, अब हिमालय पर्वत पे जाके हरी कीर्तन करना है, बिजनेस नहीं करना है, जो से पार्ट कि मुझे बिजनेस को बाइंड अप करना है आने वाले 6 महीना साल भर में, 2-3 महीना में जब हो जाए बिजनेस को बंद करके बंद। इन दैट केस बैलेंस शीट में मैं प्लांटर मशीन को 4 लाख पे नहीं दिखाऊंगा, तब 280 पे दिखाऊंगा एट द रियलाइज्ड वैल्यू, जो कि बहुत रेयर सिचुएशन है। देखो, एज द नेम सजेस्ट, गोइंग कंसर्न मीन्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूइंग इनडेफिनिटली, इनफाइनाइटली होगा वहां पे। When the business transaction recorded in the books of accounts of a business of an entity, it is actually usually assumed that the entity will continue forever or for an unforeseen future period. This concept underlines the assumption that the enterprise has neither any intention nor any necessity to close the business in the near future. Accordingly, fixed assets are recorded in the books at cost, less depreciation, and not at the realizable value. यही सब key points है कि हर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है एंड उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका एक दो एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। इट इज इफ दिस असम्पशन इज नॉट कंसीडर्ड, मतलब अगर इस असम्पशन को वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब कि बिजनेस को बंद कर देना नियर फ्यूचर में, द होल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन व्हिच दैट फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड। ये नॉर्मली जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में होता है। However, if it is certain that the business will continue for a limited period only, then the accounting records will be kept on the basis of the remaining expected life of the business, and the fact that the business is no longer a going concern will have to be disclosed by the accountants. अगर आपका बिजनेस अब नियर फ्यूचर में गोइंग कंसर्न नहीं है, बंद करने का इरादा रखते हैं, तो बैलेंस शीट के बाहर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट द बिजनेस इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न, मेंशन करना पड़ता है। अदरवाइज ही एज्यूम्ड है कि business is a going concern. In that case, in such a case, the fixed assets would be shown in the balance sheet at the realizable value. अगर आपका business no longer going concern है, going concern नहीं है, तब fixed asset को कौन से वाले पे दिखाएंगे? realizable value पे। Otherwise, अगर going concern है, हम किस पे दिखाते हैं? at cost less depreciation. I hope the concept is clear. Next है principle of consistency. Consistent player बोलते हैं ना, जब हम एक तरीके से खेल रहे हैं। अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी की बात कहाँ से आ गई कि हम लोग के पास ना कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कई जगह वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का ना वैल्यू को लेकर के आप लोग अपने हायर लेवल्स पे देखोगे कई सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वी कॉल देम फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज में, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने को लेकर के, ठीक है। या फिर क्लास 11 लेवल पे आपने डेप्रिसिएशन का मेथड सीखा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड्स होता है सिंपल एवरेज मेथड, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि आप सपोज डेप्रिसिएशन रिलेटेड एक मेथड अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो एवरी ईयर आपको फिर वही मेथड फॉलो करना है। क्लियर? या स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर के अगर आपने सपोज फीफो मेथड अडॉप्ट किया है तो एवरी ईयर आपको फिर कंसिस्टेंटली वही मेथड फॉलो करना है। ऐसा अभी मैं आपको 2 एग्जांपल दूं, कई सारे चीजें हैं, कई सारे एरियाज हैं जहां पे अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स फॉलो किया जा सकता है। एक बिजनेस एंटिटी ने एक बार अगर एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है, उसको ईयर बाय ईयर वही मेथड अडॉप्ट करना है, अनलेस, रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल कोई वैलिड रीजन है चेंज करने का, वो भी होता है। जैसे सपोज इतने साल तक हमने स्टेट लाइन मेथड फॉलो किया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, स्टेट लाइन मेथड फॉलो किया, बट अभी हमने ना किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया, दिखाया, उसने मेरे एसेट को देखा, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को देखा एंड बोलता है कि आपका मशीन का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोग 10% स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं वो एक्चुअली गलत है, वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो सही तरीका नहीं है। आपका जो मशीन जिस तरह से यूज कर रहा है, जिस तरह से डेप्रिशिएट हो रहा है, 15% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। एक जस्टिफिकेशन है मेरे पास, एक टेक्निकल एडवाइस है, तो मैं चेंज कर सकता हूं। या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज ला दिया गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज किया है, उसके चलते मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो बात अलग है। मतलब कंपल्शन की बात आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज आपको अपने अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली बनाना चाहिए।
This assumption requires that in order to achieve a comparability of the financial statements of an enterprise, the accounting policies should be followed consistently from one period to another. A change in accounting policy should be made only in exceptional circumstances. The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. For example, a company may adopt any of the several methods of depreciation, like written down value method, straight line method. Likewise, there are many methods for valuation of stock, LIFO, FIFO, etc. But following the principle of consistency, it is advisable that the company should follow consistently over the years the same method of depreciation or the same method of valuation of stock whichever is chosen. लेकिन इसका मतलब नॉन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। हमने कहा था अगर हमारे पास वैलिड रीजन है, जो मैंने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, अगर वैलिड रीजन है हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हम जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो खाली कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो को रिकॉर्ड करने से नहीं होगा। कई सारे बार ऐसा आपका आपने जर्नल से पास किया कि सैलरी पे करना बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंट्री पास करते हो फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्यों करते हैं? सो दैट हमारा प्रॉफिट लॉस करेक्ट रिफ्लेक्ट, जो हमने सैलरी नहीं पे की अभी तक पेमेंट करना बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में आप उसको ऐड करते हो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करते हो, हाँ या ना। यहाँ कोई एक्सपेंस अपने एडवांस में पे कर दिया है, प्रीपेड रेंट, आप उसको रेंट से माइनस करते हो फाइनल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट के एसेट में प्रीपेड रेंट दिखाते हो, या जर्नल्स की बात करें अगर तो उसको प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट हम लोग उसकी एंट्री पास करते हैं। क्यों करते हैं? फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। रिपीट कर रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट में आप उस कॉन्सेप्ट का मतलब समझना, उसका एप्लीकेशन समझना कुछ भी नहीं है, इतना इजी है टॉपिक। अकॉर्डिंग टू दिस assumption in the preparation of financial statements, not only cash inflows and cash outflows are considered, but also the outstanding and prepaid expenses and accrued and advance incomes are to be considered. Accrued and advance, accrued interest on investments, जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है उसका भी हम लोग एंट्री पास करते हैं, accrued interest अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। प्री रिसीव्ड कमीशन, कमीशन एडवांस में मिला हुआ है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड कमीशन, उसको भी एडजस्ट करते हैं। ये जो चार चीजें फाइनल अकाउंट्स की वीडियो में सिखाए थे आपको, वही एप्लीकेशन है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कैश आउटफ्लोस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग ईयर। जितना हमने पेमेंट किया है पूरा खर्चा जरूर नहीं है। मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया इस साल 1.5 लाख, बट उसमें से इस साल का रेंट खाली 1/20 फी है 10 महीने का, तो मैंने 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर रखा है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पर 1.5 लाख रेंट नहीं लिख सकता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 1.5 लाख में से 30,000 माइनस करना होगा। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एंड दैट्स वेरी क्लियर। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस बोल के कोई वो नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, बता रहे हैं। अभी हम जो लास्ट 3 किए थे ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये तीनों आर कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। कहने का मतलब ये है हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को मान के बनाया गया है, ये एज्यूम्ड है, मान लिया जाता है। अगर इनमें से कोई सा फॉलो नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नीचे मतलब कहाँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे मतलब कहाँ? बैलेंस शीट के बाहर डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट ये अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं हुआ है। व्हाट अ पॉइंट। जैसे याद है गोइंग कंसर्न में बताए थे कि अगर बिजनेस कंसर्न गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका, तो कुछ जरूरत नहीं बताने की। बट अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो नीचे मेंशन करना पड़ता है। अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो नीचे मेंशन करना पड़ता है। अगर हमने कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किए, तो नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Hence, these are called fundamental accounting assumptions. अगर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये तीनों फॉलो करके अकाउंट्स बनाए गए, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, बट इफ दिस इज नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम, नथिंग, डबल एंट्री सिस्टम। और अगर अकाउंटिंग इक्वेशंस अगर किया हुआ है, वो वाला वीडियो भी आपके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटीज, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आरएचएस एलएचएस दोनों पे इक्वल इफेक्टिव पड़ेगा, राइट। रादर हर ट्रांजैक्शन का इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। हाँ, ये अलग बात है, कभी कभी एक अकाउंट डेबिट होता है तो 2 क्रेडिट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, या 2 डेबिट होता है 1 क्रेडिट होता है, बट अल्टीमेटली टोटल डेबिट and total credit has to be same. That is the dual aspect concept. So this is clear. Realization concept क्या बोलता है? Realization concept ये बोलता है कि books of accounts में revenue मतलब income,
रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज हो गया है या वर्चुअली सर्टेन है कि रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज हो गया है या वर्चुअली सर्टेन है कि रियलाइज हो जाएगा। मतलब आपने गुड सेल कर दिया, कैश मिल गया, तो भी हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं रेवेन्यू, मतलब इनकम, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। या उधार में बेचा है तो वर्चुअली सर्टेन है मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन आपको याद होगा जर्नल के वीडियोस में कराया हुआ, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स, या किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, तो अभी तक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इवेंट बुक्स में नहीं आना चाहिए। रेवेन्यू बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए क्योंकि रियलाइज नहीं हुआ है। कैसे? ऑर्डर मिला है, अभी हम उन गुड्स को डिलीवर करेंगे 15 दिन बाद या 1 महीना बाद या 2 महीना बाद। जब हम डिलीवर करेंगे तब हम सेल्स का एंट्री पास करेंगे बुक्स में। इस सब याद होगा, बताया थे कि जब ऑर्डर मिलता है ना, उसका कोई एंट्री बुक्स में पास होता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज ओनली एन इवेंट, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। क्लियर? वही चीज नीचे थ्योरी में लिखा हुआ पूरा, आप देख लोगे उसका एप्लीकेशन क्या है। क्लियर? नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंट्स, अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट पीरियोडिकली बनाना चाहिए। पीरियड पूरे ग्लोबली सभी को मान के चलते हैं एक साथ। आज अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है एंड इसका प्रॉफिट लॉस, तो मैं तभी निकालूंगा जब मैं बिजनेस को बंद करूंगा। कोई मतलब निकलेगा क्या? ये आदमी बिजनेस अपना 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कितना साल चलाएगा जरूरी तो पता थोड़ी है अभी से। तो मैं तो प्रॉफिट लॉस तभी निकालूंगा जब बिजनेस अभी चालू किया, बाद में बंद करूं तभी निकालूं। विल नॉट मेक एनी सेंस। सेंस तो तब निकलेगा जब हम लोग अकाउंट्स को पीरियोडिकली क्लोज करें, पीरियोडिकली उसका प्रॉफिट लॉस निकालें, पीरियोडिकली बैलेंस शीट का क्वेश्चन देख रहे हैं, एंड दैट पीरियड इज नथिंग बट 1 ईयर। नाउ दैट 1 ईयर अकाउंट्स की भाषा में वैरी करता है। कोई जनवरी टू दिसंबर फॉलो करते हैं, कोई अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं। हाउएवर इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक ही ईयर फॉलो करनी चाहिए, अप्रैल टू मार्च। बट अकाउंट्स में वैसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अकाउंटिंग सेंस में 12 महीने का फॉलो होना है कंसिस्टेंटली। दैट इज अ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज 12 मंथ्स का पीरियड। क्लियर? गो थ्रू हो जाओगे, इसको मैं रीड आउट करने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैचिंग पहनते हो, है ना, मैच करके कपड़े पहनते हो ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बनाते वक्त मैचिंग करना है। क्या मैचिंग? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब इनकम आपने जो अर्न की है उससे रिलेटेड जो खर्चा है उससे मैच करना है, तब जाके सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा। जो आपने इनकम अर्न की है उससे रिलेटेड जो खर्चा है उससे मैच करना है। टू टेक ए वेरी शॉर्ट एग्जांपल यार, सपोज ना आपने इस साल गुड्स परचेज किया 10 लाख रुपए का, ठीक है। आपने इस साल गुड्स सेल किया है सपोज 15 लाख में, लेकिन 15 लाख का जो सेल्स किया ना, उन गुड्स का कॉस्ट प्राइस 8 लाख ही है। मतलब आपने 10 लाख गुड्स खरीदा था, उसमें से 8 लाख का गुड्स आपने बेचा है 15 लाख में। तो अगर मैं बोलूं आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, अभी तक पूरा नहीं बता सकते हो कि शायद 7 लाख। 15 लाख माइनस 8 लाख, कि 8 लाख का गुड्स को 15 में बेचे तो प्रॉफिट 7 लाख है। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही चीज बोलते हैं। कैसे? इसका आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए ना, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, याद है आपको क्या करते हैं? परचेजेस तो डेबिट में दिखाएंगे 10 लाख, क्रेडिट से क्या दिखाओगे? सेल्स कितना? 15 लाख। तब तो जीपी आएगा ना, जीपी तो खाली 5 लाख आ रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ये है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? 2 लाख। 10 लाख गुड्स परचेज किए, कॉस्ट प्राइस 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख। कॉस्ट प्राइस गुड्स सोल्ड 60, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 2 लाख। अब देखो आपका फाइनल अकाउंट के हिसाब से आपका जीपी कितना आ जाएगा? 7 लाख। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये एप्लीकेशन है। क्या? कि ये जो रेवेन्यू थी, ये जो रेवेन्यू 15 लाख अर्न करने के लिए हमारा खर्चा 10 लाख नहीं है, हमारा खर्चा 10 माइनस 2। तो माइनस 2 कैसे दिखा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करके दिखा रहा है। क्लियर? सो दैट इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये हमारा इतना सारा कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन हम लोग किए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डोंट इग्नोर दिस।
सिर्फ मैंने क्या कहा, हर कॉन्सेप्ट में उसका मतलब क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या, इतना सा लर्न करके रखना है। छोटा छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड भी आता है। दिस ऑल अबाउट गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर वीडियो आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। यार ये जो आप लोग शेयर करते हो, कमेंट्स दो यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो और क्या चाहिए आपको, वीडियो में क्या कमी लगी, या कोई और चैप्टर का क्या वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। मैंने पहले के वीडियो में बताया, यही हमारे लिए छोटा सा एक मोटिवेशन होता है। टीचर्स के लिए बस मोटिवेशन, बोनस हम लोग के लिए यही है, क्या, आपका कमेंट्स, आपका प्यार। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, योर ओन गौतम सर।